बहू ने बनाया सास को घर की नौकरानी, तो ससुर ने ऐसा चक्र चलाया कि बहू के होश ठिकाने लग गए। ससुर ने जो किया जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनो जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ। एक पल आराम नहीं मिलता मुझे। सुबह आपके रहते ही मम्मी जी और पापा जी को भी नाश्ता दे देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं कि इधर फिर से उन लोगों की फरमाइश शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर अपना समझते रहना, सुरभि अपने पति अशोक से कहती है। अशोक बोला, लड्डू बना रही हो तो मीठी बोली तो बोलो। ऐसा क्या हो गया है कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों का टुकड़ा खोलकर बैठ जाती हो, और काम अगर ज्यादा हो गया हो तो एक और कामवाली लगा लो। ज्यादा से ज्यादा 3-4 हज़ार लेगी। क्या खर्चा नहीं बढ़ जाएगा? अपना खर्चा कम कर लेना, पर मुझे यह परेशानी मत बताया करो। अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम होता तो मैं तुम्हारा कहने से पहले ही कर देता। मुझे भी कोई शौक नहीं है रोज के प्रवचन सुनने का जिसका कोई फायदा ही न हो। इतना कहकर अशोक नहाने चला गया। अशोक को जाते ही सुरभि की सास जानकी जी आई और बोली, बहू, जब से तुम हमारे घर में आई थी तो मैंने सोचा मेरा बेटा हमारे साथ उठता बैठता नहीं, तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना जागेगी। पर तुम तो उसे और हमारे खिलाफ कर रही हो। मैं अभी इधर से गुजर रही थी, तभी मैं तुम्हारी और मेरे बेटे की बात सुनी। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी है? कल तक यह घर और बेटा सब मेरा था। मैं तुम्हारे नाम सौंप दिया, तुमने इसका यही सिला दिया। आखिर कौन सा फरमाइश तुमसे करते हैं? सुरभि बोली, मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। मेरे आने से पहले लगता है आप महारानी थे। जिम्मेदारियों के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया है? मैं गलत कह रही हूँ? उनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय की फरमाइश नहीं करते। पता है दूध का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने कोई मशीन खोल रखी है क्या? इतना कहते हुए लड्डू का डिब्बा लेकर सुरभि अपने कमरे में चली गई। निराशा जानकी जी कमरे में लौटी तो उनके पति अमरेंद्र बाबू बोले, क्यों अपनी रोज रोज की बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती कि जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था वह किसी और का हो चुका है। कल तक तुम घर के भले ही महारानी होगी, पर आज छोड़ो। वह शब्द कहते हुए भी मेरी जीवा साथ नहीं दे रही। हमारी औकात इस घर में क्या है यह तुम भी जानती हो। चुपचाप भगवान का नाम लो और विनती करो उनसे कि अब हमें इस संसार से मुक्त करें। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन अशोक किसी काम से शहर से बाहर गया। बच्चों ने पिज्जा खाने की फरमाइश की तो सुरभि ने अपने और बच्चों के लिए पिज्जा मंगवा लिया, और सास-ससुर के लिए उसने खिचड़ी बनाकर दी। जब जानकी जी ने कहा, बहू, खिचड़ी तो शनिवार को खाया जाता है, आज तो मंगलवार है और दिन में खिचड़ी। सुरभि मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी हो रही है कि रसोई में मेरा जाने का मन नहीं है। आज खिचड़ी से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी तो मुझे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पिज्जा खाकर बच्चे खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे। सुरभि के पास कुछ काम नहीं था तो वह अपनी सहेली सीमा से बात करने लगी और अपने घर की हालत उसे बताने लगी। सीमा बोली, तुम्हें उनसे काम निकालना नहीं आता क्या? अरे कामवाली को इतने पैसे देती क्यों हो?
तुम्हारी सास भारी काम नहीं कर सकती पर बैठे बैठे बर्तन तो धो ही सकती है। कामवाली से दूसरे काम करवाओ। बर्तन धोना, सब्जी काटना ये सब अपनी सास से करवाओ। शाम को कुछ चटपटा खाओ और थोड़ा सा उनके सामने भी रख दो। शाम में सुरभि सीमा के सुझाव पर विचार कर ही रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं अगर वह ऐसा करे और सास ससुर विद्रोह कर दिया तो तभी उसकी छोटी बहन प्रीति का फोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट का चैन नहीं लेने देती। सब खाकर उठ जाते हैं, तब मुझे खाना खाने को कहती है। अगर फरमाइश पूरी न करो तो मेरी शिकायत मेरे इनसे करती है। और यह ठहरा श्रवण कुमार, तुम्हारा अच्छा है, जीजाजी तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कम परेशान नहीं किया होगा। न जाने यह सास बुरी क्यों होती है। बहन की तकलीफ सुनकर सुरभि ने निर्णय लिया कि अब वह सीमा का नुस्खा अपनाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद जब अशोक आए तो सुरभि बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह दफ्तर गए सुरभि ने माथे पर पट्टी बांधी और जानकी जी को चाय देने गई। जानकी जी ठहरी ममता की मूरत। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तुम्हें तबीयत खराब है? सुरभि मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरा सर फटा जा रहा है, ऊपर से बबीता कामवाली बोली है कि वह बर्तन नहीं धोएगी। उसका हाथ में दर्द है, वह दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए मैं कब बर्तन धोऊंगी और कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं है जिससे मदद मांग सकूं। अमरेंद्र बाबू शंका की दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। जानकी जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू? मैं तुम्हें बेटी से कम नहीं समझा है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वह सुरभि के साथ किचन में चली गई। सुरभि बोली, मम्मी जी, आपसे बर्तन धुलवाने में अच्छा तो नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बाम लगाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। कामवाली सुरभि के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पर पाप लेती हो? जो आपको बहुरानी बनाकर घर में लेकर आई हैं, आप उनसे नौकरानी वाले काम करवा रही हो। सुरभि बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। बर्तन धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगे। तुम हाथ से कपड़े और झाड़ू पोछा किया करो। और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मेरी मालिश कर दिया करो। कामवाली हैरानी से सुरभि की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में सुरभि ने पनीर की सब्जी बनाई। सास-ससुर को रोटी दाल के साथ पनीर की सब्जी दी। जानकी जी देखकर खुश हो गई और अमरेंद्र बाबू से बोली, आज तो आपकी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। अमरेंद्र बाबू कटोरी में हाथ घुमाए तो एक पनीर का टुकड़ा आया और बाकी आलू के टुकड़े थे। जानकी जी देखकर बोली, यह भी तो देखिए पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती। खा लीजिए। अमरेंद्र बाबू बोल रहे थे, तुम्हारे बर्तन धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है। जानकी जी बोली, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं? अपने घर के काम को कोई ऐसा कहता है? घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो यह रोज का हो गया था। सुरभि कुछ ना कुछ बहाना करके छोटे मोटे काम जानकी जी से करवाती रहती। बेचारी जानकी जी पति को ढंग का खाना मिले इस वजह से चुपचाप सब करती जाती। ऐसा नहीं था कि वह समझ नहीं रही थी। आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा। काम की थकान जानकी जी के चेहरे पर दिखने लगी। एक रोज जब सुरभि कमरे में सो रही थी और जानकी जी धूप में कपड़े सुखा रही थी, अमरेंद्र बाबू बहू के कमरे में दस्तक देना शुरू किए। सुरभि हड़बड़ा गई और बोली,
बाबूजी, कोई अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह से पिटता है क्या? तूफान आ गया था जो मुझे नींद में जगा दिया। वह बोले, बहू, इतनी धूप में जो औरत कपड़े सूखा रही है, वह तुम्हारे पति की माँ और इस घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया। अरे, औरत तो ममता की मूरत होती है। फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी कैसी हालत हो रही है। सुरभि बोली, बाबूजी, मैंने उनसे नहीं कहा है कि अभी ही कपड़े सूखा ले। अरे, शाम हो जाती तब आराम से उठाती कपड़े। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए, वैसे भी पूरे दिन पलंग ही तो तोड़ते हैं। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। अमरेंद्र बाबू ने जानकी जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रख उन्हें कमरे में ले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत तो मैं नहीं देख सकता। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगी तो ना तो बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना ही बहू 2 रोटी देगी। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जानकी जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर लुढ़क गई। रात हुआ। बेटा खाना पीना खाकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो अमरेंद्र बाबू उसके पास गए और सारी बात बताई। अशोक बोला, माँ अपनी उम्र में काम नहीं करती थी और ऐसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सुरभि आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे, अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? अमरेंद्र बाबू निराश होकर अपने कमरे में चले गए। अमरेंद्र बाबू हर तरफ से हार चुके थे कि कैसे अपनी पत्नी की परेशानियों को कम करें। तभी उनकी बेटी सुनीता का फोन आया। अमरेंद्र बाबू ने इतने दिनों की आप बीती सब बताएं और बोले, बेटी, जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन मेरे बेटेबू ने खरी खोटी सुनाते हैं। मेरा सीना छलनी हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहाता, पर अपनी पत्नी की यह दशा भी देख ही नहीं पाता हूँ। सुनीता ने उन्हें आश्वासन दिया और बोली, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। बच्चों की स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी होगी तब मैं आ जाऊंगी। आकर माँ से बात करती हूँ, तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर सुनीता ने फोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन जानकी जी का स्वास्थ्य गिर रहा था। सुनीता छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस अमरेंद्र बाबू की थी। जैसे ही सुनीता घर में आई उसने देखा माँ आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। माँ, यह क्या कर रही हो? क्या कामवाली ने घर का काम करना छोड़ दिया है? और भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी! नंद की आवाज सुनकर सुरभि हड़बड़ाकर उठी और आंगन में देखी तो नंद सास का हाथ धुलवा रही थी और बोल रही थी कि माँ, भैया की शादी करके क्या अपने लिए मालकिन लाई थी या घर की बहू लाई थी जो आज यह दिन देख रही है? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। सुरभि मुस्कुराकर बोली, सुनीता जी, आप कब आए? आने से पहले खबर भी नहीं की? सुनीता बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या जरूरत है? और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे देखती? औरत तो ममता के रूप में होती है। आप मेरी माँ से यह सब करवा रही है और कामवाली बबीता तुम क्या कर रही थी? बबीता डर कर बोली, मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। सुनीता बोली, वहाँ जिसका घर है वह बर्तन धो रही है और बहू मालिश करवा रही है, क्या ज़माना आ गया है? अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी बहू भी आएगी और आपसे यह सब करवाएगी तो कैसा लगेगा? सुरभि बोली, घर आते ही आपने कलह शुरू कर दिया। हाँ, आप तो बोलोगे ही, आपकी माँ जो है, कोई बहू की तकलीफ कहाँ देखता है? सुनीता बोली, भाभी, मैं यह नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो यह भी जरूरी नहीं है।
किसी और की सास अगर बुरी है तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई, जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? इतना कहकर सुनीता जानकी जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड प्यार करते हुए जानकी जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी और यह क्या अकेले आ गई? दामाद जी और बच्चे को नहीं लाई? सुनीता बोली, माँ अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वह तुम्हारी ये हालत देखकर क्या सोचते? माँ, बहू की माँ बनना अच्छी बात है, परंतु बहू को अपने मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी एक बात बताऊं, सबके दोषी भैया भाभी के साथ आप और माँ खुद है। इधर सुरभि ने फटाफट अशोक को फोन किया। अशोक भी दफ्तर से जल्दी लौट कर आया। सुरभि सबके लिए चाय लेकर आई तो अशोक बोला, मैंने सुना घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। सुनीता बोली, अच्छा, और आपके दफ्तर तक खबर पहुंच गई? फिर तो माँ की जो हालात है वह भी खबर आपको होगी, या फिर आप माँ की परेशानियों से अनजान है? अशोक बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता ने पूरी बात बताई। अशोक बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद, और बहू की मदद करे तो गुलामी। सुनीता बोली, मुझे शर्म आ रही है कि आप अपनी माँ की तकलीफ जब नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी पत्नी कैसे समझेगी? बाबूजी, आप यह भूल गए हैं कि यह घर, यह परिवार अपने दम पर खड़ा किया था। फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जब तक वह न चाहे अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी। पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही है, बल्कि बुजुर्गों को दी जाती है। अशोक बोला, सुनीता, तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। सुनीता बोली, नहीं, यह घर भी मेरा है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। सुरभि बोली, अब आई असल बात जुबान पर। यह कहिए कि आपके घर और संपत्ति में से हिस्सा चाहिए। सुनीता बोली, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे मायके की संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति लेने नहीं दूंगी। बेटी की बातों को सुनकर अमरेंद्र बाबू को साहस आया। उन्होंने कहा, सुनीता सही तो कह रही है। सुनीता, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर देती हूँ। सुनीता हैरान होकर सुरेंद्र बाबू की ओर देखने लगी। सुरभि बोली, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुरेंद्र बाबू बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्यों दूँ तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और जाओ, दूसरे घर की रानी बनो। अशोक चुपचाप रहा। जानकी जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? अशोक बोला, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं देता था। सुनीता बोली, भैया, अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर यह हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। सुनीता अपने पिता से बोली, बाबूजी, मुझ पर मेरे सास, ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते हैं।
और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद अमरेंद्र बाबू ने सबको इकट्ठा बुलाया। अशोक की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। सुरेंद्र बाबू एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया और बोले, यहीं पास में मैंने एक जमीन खरीदी थी, वह मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं सुनीता के नाम करूंगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ, यह सास बहू की लड़ाई में मुझे क्यों किए की सजा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। जानकी जी बोली, बेटा तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी कुछ नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस झुकती ही रही हूँ और तुम लोगों ने उसे मेरी कमजोरी समझ ली। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। तभी बबीता कामवाली बोली, माँ जी, मैं भी भाभी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी बन गई हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, आप जो भी पगार देंगे मैं चुपचाप ले लूंगी। आखिर आपके ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। बबीता का सहारा लेते हुए जानकी जी अपने कमरे में चली गई। इंसान चाहे जितनी चाल चले पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में अशोक और सुरभि का शिफ्ट होना पड़ा। अब सुरभि को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। सुरेंद्र बाबू ने बबीता के पति को भी अपने घर पर काम लगा दिया। अब वह बागवानी की देखभाल करता और बाहर के सारे काम भी करता। ऊपर वाले घर में किराया लग गया तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी एक की गलती से उन रिश्तों के तार तार हो जाते हैं। किसी घर में अगर कोई कमी है तो उससे हमें सीखना चाहिए, ना कि उस गलती को अपने घर में दोहराएं और खुद को दोषी बनाएं। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।